नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और मैडम न्यूज की पाठशाला में आ चुकी है। आपका दाखिला हुक्म हो चुका है न्यूज की पाठशाला में। देश हित के मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गई, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या सोशल साइंस। सारी पढ़ाई यहाँ होगी जो सीधे आपके दिमाग में और दिल में उतरेगी, क्योंकि मेरा वादा है पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। शुक्रिया आशीर्वाद और मोहब्बत बनाए रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। आज सबसे पहले आपको बता दूं कि पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूं और किस पर क्लास लगेगी। आज पाठ नंबर 1, ट्रंप के नाम पर कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हुआ है। और यह ऐसा हृदय परिवर्तन है कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। भारत को नर्क बताने वाले के नाम पर सड़क रख दी जाती है। फिर आएगा पाठ नंबर 2, ईरान पर इंतजार का अब फायदा लीजिए, मोदी की धैर्य नीति की जीत हो गई है। फिर आएगा पार्ट नंबर 3, चैप्टर 3, रीलों से रिश्ते सीखे, एआई से जज्बात, प्यार नहीं जेनजी कर रहे हैं वारदात। और ये सब की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जब आप कहानी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूं। फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 4, 2 साल 12 मजदूर, फैक्ट्री का नर्क लोग, ना सैलरी, ना आराम, ना नींद, दनादन कोड़े, स्लेव फैक्ट्री में रूह कपा देने वाला टॉर्चर आपके सामने रखूंगी। और फिर अंत में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको बताएंगे कि सही लेन में ड्राइविंग करने से आपका जेब खर्च कितना बच जाएगा और ये सब जोड़ दिया जाएगा तो भारत कितना आगे बढ़ जाएगा। सोचा है कभी? लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने की मंत्रियों के काम की तारीफ। कहा मंत्रालयों के आपसी सहयोग से हर चुनौती का सामना हुआ आसान। पीएम ने नीट के री एग्जाम की सफलता की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का रफाल विमानों को मार गिराने का दावा झूठा साबित हो गया है। रिपोर्ट पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल ने पाक का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया, पाकिस्तान से नहीं मांगे कभी कोई सबूत। लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए ने इमारत गिराने का फिर से चिपकाया नोटिस। सीएम योगी का सख्त निर्देश, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा फायर सेफ्टी ऑडिट, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मॉल की जांच भी। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में होगी न्यायिक जांच। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। बिहार कैबिनेट बैठक में ले लिया गया है फैसला। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 3 की मौत हो गई है। 40-45 लोग दबे। अब तक 21 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है। आर्मी की 2 टुकड़ियां लगी हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। एमपी के जबलपुर में इंसाफ की गुहार लेकर महिला मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैरों में जा गिरी। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पड़ोस के दबंग उसकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। सीएम ने भरोसा दिया है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला का पहला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं, जिसमें आज आपको बताने वाली हूं कि ट्रंप के नाम पर कांग्रेस का अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है। जो ट्रंप भारत को नर्क कह रहे थे, अब उसके नाम पर कांग्रेस सरकार सड़क का नाम रख रही है। क्यों? इस खबर को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूं। सवाल के लिए तैयार हैं आप? अगर कोई व्यक्ति आपके घर को नर्क कहे, आपकी विनम्रता को कमजोरी समझे, आपको धमकाने की कोशिश करे, आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति आपके मन में किस तरह का भाव आएगा? किस तरीके का भाव होगा? मतलब आप उसे रिस्पेक्ट या तवज्जो देंगे? नहीं ना? जाहिर है आप ऐसे व्यक्ति को तवज्जो नहीं देंगे, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करेंगे। और अगर ये दोनों भी व्यक्त नहीं करेंगे
तो आप उससे केवल परिचित वाला भाव रखेंगे कि हाँ भाई कोई है, दैट्स अबाउट इट। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप अचानक उसकी आरती उतारने लगे। उतारेंगे आरती? आदर्श व्यक्ति मान लेंगे उसे? उसके नाम का लॉकेट अपने गले में पहन लेंगे? उसकी तस्वीर लगाकर सम्मान देना शुरू कर लेंगे? भाई कांग्रेस ने तो कुछ ऐसा ही किया। आप देखिए, जिस ट्रंप ने भारत को नर्क कहा, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, टेक प्रोफेशनल से चिढ़ते हुए उनकी वीजा फीस 50% बढ़ा दी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रुकवाने का झूठ पूरी दुनिया में फैलाया, भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहा, खुद राहुल गांधी ने ट्रंप की आलोचना की थी भैया, एक बार नहीं दसियों बार। अब आज उसी ट्रंप को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अपना आदर्श मान लिया। अब आप कहेंगे कैसे भाई रूबिका जी? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। सही कह रही हूं कम? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि गाली देते देते ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ताली बजाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के ट्रंप के प्रति इस यू टर्न को देखकर मुझे वो 70 के दशक की एक मशहूर फिल्म याद आती है, ईमान धर्म। देखी है मूवी किसी ने? देखी ईमान धर्म? अच्छा देख लेना। ईमान धर्म में क्या है, अमिताभ बच्चन है, एक सीन है, अमिताभ बच्चन कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो एक झूठी गवाही देने के लिए पहुंचता है। और झूठी गवाही किसके लिए दे रहे हैं? गुल्लू मियां के लिए। किसके लिए? गुल्लू मियां के लिए। तो जब गुल्लू मियां के बारे में उनसे पूछा जाता है कि गुल्लू मियां कितने बड़े हैं, तो अमिताभ बच्चन हाथ का इशारा करके कहते हैं, फुल फ्रेम कीजिए भैया, कहते हैं इतने बड़े हैं। कितने बड़े हैं? कि इतने बड़े हैं। ठीक है, इतने बड़े हैं। लेकिन जैसे ही वहां का दूसरा सवाल आता है कि अरे भैया गुल्लू भैया कोई इंसान थोड़ी है, वो तो एक मुर्गा है, तो अमिताभ बच्चन का हाथ ऐसे होता है और अमिताभ बच्चन तुरंत क्या करते हैं? दूसरा हाथ नीचे रख लेते हैं और कहते हैं अरे मैं तो इसे कह रहा हूं कि गुल्लू मियां इतने बड़े हैं। समझे? तो ट्रंप के नाम पर कांग्रेस ने भी गुल्लू मियां वाला ही यू टर्न ले लिया है। पहले कहा गुल्लू मियां यहां है, फिर कहा कि अरे ये तो वही ट्रंप है जो ऐसा ऐसा करता है, तो कहा अरे नहीं यहां है। तो ट्रंप के नाम पर जो यू टर्न लिया है ना कांग्रेस ने, उसे देखकर हर कोई हैरान है। राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस ट्रंप के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे, ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर पीएम मोदी पर हमला करते रहे। आज उसी ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम रख दिया। वाह! पहले आपको ट्रंप को लेकर राहुल गांधी के कुछ बयान सुनवाती हूं, फिर आपको कांग्रेस की हिपोक्रेसी की तस्वीर दिखाऊंगी। जल्दी से देखिए। Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, खत्म करो काम को। कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुक्म कह दे कि पोटस झूठा है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, लेकिन हम तो उनके नाम पर रोड का नाम रखेंगे। जो बयान राहुल गांधी ट्रंप को लेकर संसद में दे रहे थे, वो शायद उनके सीएम रेवंत रेड्डी ने शायद सुना नहीं, सुनकर अनसुना कर दिया। आप देखिए, भारत में किसी भी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर कहीं सड़क का नाम रखा है? कोई नाम पता है क्या? है? जल्दी बताओ भाई। विश्वा, रवि, किसी ने नहीं रखा ना। पहली बार ऐसा हुआ है जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ट्रंप के नाम पर सड़क का नामकरण कर लिया हो। कल तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का के और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मौजूदगी में ट्रंप के नामकरण वाली सड़क का उद्घाटन कर दिया गया। इसमें हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास यूएस काउंसुलेट रोड का नाम बदलकर अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने एक और सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का फैसला किया है।
हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले गूगल के नए कैंपस के पास की सड़क का नाम ये रखा गया है। ये कैंपस यूएस के बाहर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस होगा। भारत में गूगल के नाम पर सड़क देने की बात समझ में आती है, लेकिन ट्रंप के नाम पर सड़क रखने की बात किसी को हजम होगी? नहीं ना। हमने जब इस बारे में कांग्रेस के नए नवेले राज्यसभा सांसद बने पवन खेड़ा से सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इस बारे में उनके पास तो कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब जो पवन खेड़ा हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको हर बारीक चीज की नॉलेज है, धरती से लेकर आसमान के बारे में बता देते हैं, उन्हें अपनी तेलंगाना की सरकार के इतने बड़े फैसले के बारे में पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है हुकम? सुनिए आप पवन खेड़ा को। Sir, in Hyderabad, there is a road which is being inaugurated, which is being named after Donald Trump. BJP saying that this shows the double standards of the Congress party. On one side, you criticize Donald Trump. On the other side, there has to be a context of why that road avenue is being named after Donald Trump. I'll find out more about it and let you know. अब कॉन्टेक्स्ट ढूंढा जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब राहुल गांधी ट्रंप के खिलाफ एंग्री यंग मैन बने हुए थे, उनके मुख्यमंत्री ट्रंप की तारीफ में एंग्री यंग मैन की जगह अग्री यंग मैन बने हुए थे, क्योंकि ट्रंप के नाम सड़क के नामकरण की प्लानिंग पिछले साल तय हो गई थी। वक्त था दिसंबर 2025। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव रख दिया। तब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISF में यह कहा था कि हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक मुख्य सड़क है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम पर कर देंगे। अब यह डिसीजन सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत उन लोगों को, उन संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आप मुझे बताइए कि ट्रंप जी ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है? राजा, कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है ट्रंप ने? सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। हाथी के दांत और राहुल के सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। राहुल गांधी दिन भर चिल्लाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हितों का नुकसान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोधी है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए, और फिर उसके बाद उन्हीं की तेलंगाना की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रास्ते का नाम रखती है, और अब उसका इनॉग्रेशन भी डिप्टी सीएम करते हैं, सीएम उसको एंडोर्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो राहुल गांधी की कांग्रेस दोगली, डबल स्टैंडर्ड वाली है, वो विदेश नीति में नुकसान करने के लिए भारत के खिलाफ एक बात बोलती है और हैदराबाद और तेलंगाना में कुछ और बात अपनाती है, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। आप सब भूल जाइए, ये पुराना भारत नहीं है कि बाहर से नाम उधार लेकर देश की सड़कों और चौराहों के नाम पर रखे जाएंगे और चुप्पी साध ली जाएगी। ये नया भारत है, सवाल पूछेगा। ये नया भारत है जहां अपने असली नायकों को पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ तो तेलंगाना की खबर जहां डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क को नाम रख दिया गया, और दूसरी तरफ मेरे बगल वाली ये तस्वीर। गर्व होता है, फक्र होता है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए काम किया, इस वतन, इस मिट्टी के लिए काम किया। कभी अपने नाम के लिए काम नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए काम किया। जो लोग कभी सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचे, कभी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं रहे, आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। देश के सर्वोच्च सम्मान में, उस लिस्ट में उन्हें शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने कल देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कई ऐसी हस्तियां थी जिनके बारे में देश को पहले पता ही नहीं था, और कल जब ये सम्मान मिल रहे थे तो सबके नाम गूगल किए जा रहे थे। आपके बच्चों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और चलिए, ये नाम तो हम आपको याद करवा देंगे, रटवा लेंगे, लेकिन एक और नाम आजकल चर्चा में है, गोपाल मुखर्जी। आपको पता है कौन है गोपाल मुखर्जी? पता है किसी को गोपाल मुखर्जी कौन है? जोर से बोलो हाँ या ना। नहीं जानते? बैड, वेरी बैड। अब मैं दर्शकों से पूछती हूं, अपने बच्चों को तो आप बाद में पूछिएगा, आपको पता है गोपाल मुखर्जी कौन है? जानते हैं आप गोपाल मुखर्जी कौन है? कभी नहीं सुना आपने नाम, और सुनते भी कहां से, क्योंकि पिछली सरकार तो बिजी थी। सोहरावर्दी के नाम पर
सड़कों के नाम रखने के ऊपर। अब गोपाल मुखर्जी और सोहरावर्दी के नाम की चर्चा, और वो इसलिए क्योंकि बंगाल की शुभेंदु सरकार ने कोलकाता की सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया है। और अब पूरा विपक्ष सोहरावर्दी के इतिहास को लेकर किताबों के पन्ने पलट रहा है। लेकिन गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा भी कहते थे, चलिए गोपाल पाठा का नाम सुना है किसी ने? नहीं, उनके बारे में इससे पहले कभी किसी ने बात ही नहीं की, क्योंकि हम तो सोहरावर्दी जी के कसीदे पढ़ने में बिजी रहे होंगे ना। सबको मिर्ची लग रही है कि ये क्या गोपाल मुखर्जी, आपने नाम क्यों बदला? और मिर्ची इसलिए लगी हुई है क्योंकि शुभेंदु सरकार ने ऐसे क्रांतिकारियों के नाम पर सड़क का नाम रखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि 80 साल बाद भी उन्हें बंगाल में वो सम्मान नहीं मिला जो पहले मिल जाना चाहिए था। अब जरा पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, अपने दिमाग की बत्ती को एकदम जला लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे गोपाल पाठा कौन है, गोपाल मुखर्जी कौन है। आप भी अपने बच्चों को बताइएगा, और अगर अगल बगल खेलते हुए इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको टीवी के सामने बिठा दीजिए, न्यूज की पाठशाला का हिस्सा बनाइए। गोपाल मुखर्जी 1946 के दंगों के दौरान हिंदू समुदाय की रक्षा करने वालों के रूप में याद किए जाते हैं। गोपाल पाठा ने दंगों के दौरान हिंदुओं को संगठित किया और मुस्लिम लीग के दंगों का विरोध किया था। उस समय अगर गोपाल पाठा ने हथियार नहीं उठाए होते तो मुस्लिम लीग नरसंहार करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती। बंगाल में गोपाल पाठा की यही पहचान आज भी हर बंगाली को पता है, लेकिन इतने सालों तक गोपाल मुखर्जी के नाम की चर्चा तक नहीं हुई। यह भी कह सकते हैं कि अभी तक की सरकारें चाहती ही नहीं थी कि अगली पीढ़ी को गोपाल पाठा या गोपाल मुखर्जी के बलिदान की कहानी पता भी चले। गोपाल मुखर्जी कोलकाता के एक मांस व्यापारी परिवार से आते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल पाठा भी कहते थे। गोपाल मुखर्जी तब चर्चा में आए जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे का मकसद हिंसा करके कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान के दायरे में शामिल करवा देना था। शहर में हिंसा भड़क उठी, घर जलाए गए, दुकानों में लूटपाट हुई, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं। ब्रिटिश हिस्टोरियन बाने वाइट ने अपनी किताब पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 में इसी मसले पर कुछ लिखा है, और मैं वो पढ़कर आपको सुनाती हूं। कलकत्ता में 3 दिनों तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। इस दौरान लगभग 5,000 लोग मारे गए और 10,000 लोग घायल हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को व्यवस्था बहाल करने में 4 दिन लग गए। यह घटना इतिहास में ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जानी जाती है। ऐसे माहौल में गोपाल पाठा मैदान में उतरे, अपने समर्थकों के साथ मिलकर हजारों लोगों की जान बचाई। 1987 जिस तरीके से उन्हें याद किया जाता है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि गोपाल मुखर्जी को एक रक्षक के तौर में रखें और याद किया जाए, जिनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई। लेकिन अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ऐसे देशभक्तों को सम्मान दे रही है। बंगाल से गुलामी के प्रतीकों और आक्रांताओं के नाम को हटाने का फरमान सुना रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कोलकाता में अब कोई भी मुगल, पठान या अत्याचारी ब्रिटिश के नाम पर कोई सड़क का नाम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आप बंगाली संस्कृति और गौरव को मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने सड़कों और पब्लिक जगहों के नामों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा भी की। गोपाल पाठा का नाम बंगाल में एक बार फिर सुर्खियों में आया। विपक्ष को इससे परेशानी हुई। वो सोहरावर्दी के नाम पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जिस सोहरावर्दी के नाम को हटाया है वो सोहरावर्दी तो अलग है। सर हसन सोहरावर्दी शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जबकि हुसैन सोहरावर्दी
जिन्हें बंगाल का कसाई कहा जाता है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और दोनों एक ही परिवार से थे, चाचा और भतीजे थे। इसीलिए नाम भी थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जिस सोहरावर्दी के नाम पर वो सड़क रखी गई है, वो सोहरावर्दी तो शिक्षाविद थे। यही बात कहकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये नाम क्यों बदला गया। और यह भी सही है कि अब तक ज्यादातर लोग यही जानते थे कि कोलकाता में सड़क का जो नाम रखा गया है, जिसे लोग कोलकाता का कसाई कहते हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, ये वो सोहरावर्दी है। ऐसा होना लाजमी भी है। सोचिए आप अपने बच्चों के साथ कोलकाता की सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से जा रहे हैं, ठीक है? कहां जा रहे हैं? कहां से निकल रहे हैं? हाँ, सोहरावर्दी एवेन्यू सड़क से निकल रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि जल्दी से आप अपना गूगल खोल दीजिए फोन में। जल्दी खोलिए। मैं दर्शकों से भी चाहती हूं कि आप गूगल खोलिए और टाइप कीजिए जो मैं यहां टाइप कर रही हूं। लिखिए SUHRAWARDY। टाइप किया? कर लिया? राजा टाइप किया? हाँ, अब क्या आ रहा है? बिस्वा इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर 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 आइए, इधर आइए। टाइप किया? हाँ, क्या आया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाम क्या आया? हुसैन सर। मान लो अगर तुम्हारे दोस्त ने या मेरे बच्चे ने पूछा होता कि ये सोहरावर्दी एवेन्यू क्या है, तो क्या टाइप करते अपन? सोहरावर्दी करते। तो सोहरावर्दी में क्या आ रहा है? Hussain Shahid Sohrawardy was a Pakistani politician and statesman who served as the 5th Prime Minister of Pakistan. Thank you. Good student. तो अब सोच रहे हैं आप, और आपने भी टाइप किया, तो क्या आया होगा? यही आया होगा। सबसे पहले क्या लिखकर आ रहा है? हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, है ना? 5वें। अब एक बात तो आपको इस क्लास में क्लियर हो गई होगी कि चाचा हो कि भतीजा हो कि मामा हो कि भांजा हो, ये सब फालतू की बहस है। कोलकाता में सोहरावर्दी परिवार के नाम पर कुछ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिस हसन सोहरावर्दी के लिए विपक्ष छाती पीट रहा है, उसके बारे में अब आपको मैं बताती हूं। आप कहेंगे भाई क्या हो गया, पाकिस्तान का था तो रहता पहले यही था ना। अब उसके बारे में आप समझ लीजिए। कनाडा के विक्टोरिया कॉलेज के प्रोफेसर जेफरी एम हीथ विस्तार से इस वाले सोहरावर्दी के बारे में कुछ लिखते हैं। जेफरी एम हीथ अपनी किताब द क्रिएटर एज क्रिटिक एंड अदर राइटिंग बाय E.M. फॉस्टर में लिखते क्या है, वो चौंकाने वाला है। हीथ कहते हैं हसन सोहरावर्दी के भारत के बारे में दिए गए सारे निष्कर्ष कंट्रोवर्शियल हैं, विवादास्पद है। वो भारतीय मुसलमानों की संख्या के वितरण, उर्दू के रूप में उनकी एक साझा भाषा की बात करते हैं, और उनका मानना है, यानी किसका? सोहरावर्दी का, हुसैन सोहरावर्दी का मानना है कि हिंदुओं का मुसलमानों पर प्रभाव बहुत कम है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान योजना का ब्यौरा भी वो देते हैं। भारत को एक देश के बजाय वो भारत को महाद्वीप मानते हैं। भारत के भविष्य को एक ऐसे महासंघ के रूप में देखते हैं जिसमें भारतीय रियासतों का राजस्थान, जितनी भी रियासतें हैं ना हुक्म, वो राजस्थान, और मुसलमानों का पाकिस्तान और हिंदुओं का हिंदुस्तान शामिल है। ये 3 अलग अलग इलाके हो गए। यानी जिसकी सोच ही विभाजनकारी हो, जो मुसलमानों के पाकिस्तान की बात करता था, वो बंगाल का गौरव कैसे हो सकता है? और अगर ब्रिटिश राज में उसके नाम पर सड़क का नाम रखा गया भी, तो पिछले 78 सालों में उसके नाम पर किसी को आपत्ति क्यों नहीं हुई? ये बड़ा और यक्ष प्रश्न है। ट्रंप के नाम पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, और दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आप किस चीज का बचाव कर रहे हैं? क्या हमारे देश के हीरो कम पड़ गए हैं? क्या हमारे देश के सेवक कम पड़ गए हैं जिनके नाम पर आप सड़कें नहीं रख सकते? ये सवाल, और इस सवाल का जवाब आप भी तलाशिएगा। और अब आगे बढ़ रही हूं, नेक्स्ट चैप्टर, अगली क्लास इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास है ये, और आज का चैप्टर है ईरान पर इंतजार का अब फायदा लीजिए। विपक्ष की राजनीति पर मोदी की धैर्य नीति कैसे जीती है, अब क्लास में ये बताऊंगी। इस साल मार्च के महीने में विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का बयान आपको याद करवाती हूं।
राहुल गांधी ने कहा मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है, राइट। मल्लिकार्जुन खड़गे के पूछ रहे थे कि भारत सरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत पर शोक क्यों नहीं जता रहे। पवन खेड़ा जी तंज कस रहे थे कि अफसोस है कि सीधे खड़े रहना तो दूर, मोदी नतमस्तक हो गए, बिछ गए। ये सारे बयान सरकार की तरफ निशाना साधकर इसीलिए दिए जा रहे थे क्योंकि भारत की सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया। अमेरिका ईरान हमले पर सदा हुआ रुख रखा। भारत की सरकार ने ना अमेरिका की तरफ से कुछ कहा और ना ही ईरान के पक्ष में कुछ कहा, लेकिन विपक्ष को सरकार का यह हिसाब किताब पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनकी विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया जाने लगा। और इन सब के बाद आज क्या हुआ यह बताती हूं आपको, क्योंकि सब्र का फल इज्जत होता है। जिस अली खामनेई के मौत पर दुख नहीं जताने से विपक्ष चिंतित और आग बबूला हो रहा था, उसी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेशा भेजा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत अमेरिकी हमले में 28 फरवरी को हो गई थी और 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच खामनेई के अंतिम संस्कार का एक कार्यक्रम होगा। 9 जुलाई को ईरान में मशहद में इमाम रजा दरगाह में अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मतलब ईरान को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि भारत सरकार ने खामनेई की मौत पर दुख जताया कि नहीं। अगर ऐतराज होता तो बुलावा नहीं आया होता, लेकिन भारत में कुछ लोगों का दिल पसीजा जा रहा था, आंखें नम हो रही थी, मन विचलित हो रहा था और इन सब के कारण जुबान आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान ने कभी भारत के स्टैंड पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हाँ, भारत में ईरान से ज्यादा ईरानी बनने की कोशिश बहुत लोगों ने की है। हम तब भी आपको कह रहे थे इंतजार कीजिए, हमारी विदेश नीति ऐसे जंग में किसी पक्ष में खड़े होने से गुरेज करती है, लेकिन तब सियासी लाभ के चक्कर में फौरन का फायदा देखा जा रहा था और भारत सरकार ने दूर का फायदा देखा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का गुणगान करते नहीं थक रहे, मोदी को दुनिया का नेता नंबर 1 कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मोदी को अपने देश में होने वाली सबसे बड़ी शोक सभा में शामिल होने का संदेशा भेज रहे हैं। और याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी का सम्मान केवल उनका सम्मान भर नहीं है, वो इस देश के मुखिया है तो असल में भारत का सम्मान है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, आपका सम्मान है, मेरा सम्मान, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के नेता भर नहीं है। और इसीलिए कह रही हूं भारत का सम्मान है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सम्मान तो ठीक है भाई मैडम, इससे भारत का क्या फायदा होगा? तो पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हॉर्मूज का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि भारत इसी रास्ते से अपनी जरूरत का 50 से 60% गैस और 45 से 50% कच्चा तेल मंगवाता था। और जैसे ही हॉर्मूज खुला, भारत के 11 जहाज ईरान की तरफ से हॉर्मूज से निकलने की अनुमति पाते हैं। ईरान से साफ लफ्जों में कहा जाता है कि भारत के जहाजों पर कोई चार्ज मत कीजिएगा, और ईरान मानता भी है कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि भारत मित्र देश है। अब हॉर्मूज पे फंसे हुए टैंकर का निकलना एक बात है, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते से व्यापारिक फायदा दूसरी बात है। जंग के बाद दुनिया के हालात बदले हैं, भारत के लिए ईरान का तेल और ईरान के तेल का रास्ता भी खुल गया है। और हुकुम ये बात जान लीजिए कि भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदना सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि ईरान से अगर भारत तेल मंगवाता है तो जहाज को 2967 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। 67 नहीं 63, ये देखिए, सिर्फ इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। ईरान का तेल क्यों जरूरी पड़ जाता है? जबकि अगर रूस से मंगवाते हैं तो कम से कम जो है वो दूरी पड़ती है 7780 किलोमीटर की। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हुआ? ईरान का। सबसे छोटा रास्ता कौन सा हुआ? हॉर्मूज वाला। मतलब जो भाई नजदीक हुआ वही हुआ ना सस्ता। भाई ज्यादा अगर यहां से लेकर यहां जाना है और यहां से लेकर यहां होकर यहां जाना है, तो कौन सा रास्ता आपको फायदा पहुंचाएगा? ये वाला ना, है ना? ये तो लंबा पड़ जाएगा।
तो ये वाला रास्ता तो हो गया रूस वाला रास्ता, और ये वाला रास्ता है ईरान वाला रास्ता। अच्छा भाई, कई लोग ये कहते हैं मैडम ऐसा होता है कि आप टेढ़ा लिख देती तो हमारी गर्दन भी ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, गर्दन टेढ़ी नहीं करते हैं आपकी, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आया ईरान का तेल क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो वो तमाम लोग जो अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीज़ें देश को बताते नहीं हैं, उनको ज़रा न्यूज़ की पाठशाला देख लेनी चाहिए, क्लास में अटेंडेंस फुल लगानी चाहिए। तो ये सब जब समझ में आ जाएगा तो इस तरीके की बातें नहीं की जाएगी। अब ज़रा आगे बढ़ती हूँ और इसको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। ईरान तो नज़दीक हो गया रास्ते में, तो पेट्रोल सस्ता हो गया, सामान मंगवाना सस्ता हो गया। ईरान भारत को तेल खरीदने पर उधार चुकाने के लिए 60 से 90 दिन देता है। कितने दिन देता है? जिसे क्रेडिट पीरियड कहते हैं, मतलब तेल ले जाइए और 60 से 90 दिन के अंदर पैसा दे दीजिए। और भारत को 30 दिन का समय उधार चुकाने के लिए मिलता है दूसरे देशों से। तो भाई ज्यादा दिन जो दे रहा है वो फायदे का सौदा हुआ ना। 30 दिन का समय उधार चुकाने के लिए तो जल्दी जल्दी चुकाना होगा, लेकिन अगर 60 दिन का समय तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। ईरान के कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाना भारत के लिए सस्ता पड़ता है, क्योंकि भारत की रिफाइनरी ईरानी कच्चे तेल को सबसे आसानी से रिफाइन भी कर सकती है। ईरान भारत से लोकल करेंसी मतलब रुपए और रियाल में भी व्यापार करता है। भारत कच्चा तेल रुपए देकर खरीद सकता है, डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ईरान भारत से जो सामान मंगवाता है उसका पेमेंट कच्चे तेल के दाम में सेटल भी करवा देता है। वो बार्टर सिस्टम, मतलब हमने कच्चा तेल लिया, आपको उतनी कीमत की अनाज और मसाले और दवाइयां दे दी, काम नक्की। अब सोचिए, ईरान से भारत ने इतनी समझदारी वाली दोस्ती निभाई कि ईरान और भारत का रिश्ता आज भी अच्छा है। भारत ने अमेरिका से ऐसा रिश्ता रखा कि अमेरिका भारत को डिफेंस डील के लिए ऑफर दे रहा है। अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर, होवित्जर तोपों के लिए सपोर्ट सर्विसेज बचाने का प्रस्ताव रखा, और इसीलिए पूरी डील 4,500 करोड़ रुपए में करने का ऑफर दे दिया है। यानी दो दुश्मन जो एक दूसरे के साथ फोटो, जिसे अगर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन उसका होगा तो होगा फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं किया करते थे ये दोनों भारत के साथ दोस्त बनना चाहते हैं। तो अब समझ लीजिए, सब्र का फल इज्जत भी होती है और सब्र का फल मीठा भी होता है। ठीक है, अब अगले इश्यूज पर जाना जरूरी है, यानी अगला चैप्टर। पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास लेंगे। वक्त भी देखते रहिएगा भैया, कितना हो रहा है वक्त? 9:22 हो रहे हैं। तो अभी भी चैप्टर का मौका है ना, पढ़ूं अगली चैप्टर के बारे में जाऊं? हैं? अब ये चैप्टर तो हर घर की अभी परेशानी बनी हुई है। हर मम्मी इस वक्त दुखी है, हर पापा अभी टेंशन में है, और वो मम्मी पापा तो स्पेशली टेंशन में है जिनके पास लड़का है जवान। ये सोशल साइंस की क्लास है। इंदौर की सोनम रघुवंशी, उम्र कितनी थी? 24 साल। मेरठ में वो नीले ड्रम वाली मुस्कान, उम्र कितनी थी? 27 साल। पुणे की ये सिया गोयल, उम्र कितनी है? 20 साल। अरे 20 साल! ये वो जेनजी है जिसने रीलों से रिश्ते सीखे हैं, एआई से जज्बात सीखे हैं। नतीजा ये हो गया कि ये प्यार नहीं वारदात करते हैं, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट चैटबॉट से सीखा है। सहानुभूति सिर्फ कैप्शन में डालते हैं, जिम्मेदारियों को सुपर कार के एक्सेलरेटर पर पैर रखकर कुचल देते हैं। जहां अकाउंटेबिलिटी देखते हैं वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। पुणे की सिया गोयल ने यही किया। पुणे के गोयल और अग्रवाल, 2 रसूखदार परिवारों ने एक रिश्ता तय किया। अब सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, केवल ये मत सुनिए कि सिया ने क्या किया, धक्का दे दिया। पूरी बात समझिए आप, हुआ क्या। 2 परिवार थे, एक तो गोयल परिवार, एक अग्रवाल परिवार। दोनों रसूखदार, बहुत पैसे वाले परिवार। दोनों ने रिश्ता तय किया। एक की बेटी सिया गोयल और एक परिवार का बेटा केतन अग्रवाल। ठीक है, दोनों की मंगनी भी हो गई फरवरी में। शादी की डेट फिक्स हो गई नवंबर में। 7 फेरों के लिए राजस्थान में एक बहुत बड़ा फोर्ट बुक करवाया गया, और कहा जा रहा है कि ये जो घर वाले थे ना और मेहमान बाकी सब जो आने थे इधर उधर से, इन सब के लिए प्लेन तैयार किए गए 2।
मतलब समझ लो कितनी महंगी शादी थी। लेकिन शादी होने से पहले ही केतन अग्रवाल की हत्या हो गई। सिया और केतन दोनों के रसूखदार परिवारों के बीच 17 से 20 करोड़ रुपए खर्च करके रिश्ता पक्का होना था। विशाल अग्रवाल की 600 करोड़ की संपत्ति के इकलौते वारिस थे केतन अग्रवाल। और शादी को खास बनाने के लिए सिया के साथ एक प्री वेडिंग शूट का प्लान किया गया। पहले तो सोचा कि बाली जाकर करेंगे ये काम, लेकिन सिया इतनी होशियार, इतनी क्लेवर कि उसने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया। केतन के कहने पर सिया बाली जाने को हाँ तो कर गई, लेकिन ऐन वक्त पर आरोप यह है कि सिया ने एक चाल चली, बाली का ट्रिप कैंसिल करवा दिया। पुलिस ये दावा कर रही है कि पुणे से मुंबई जाते वक्त रास्ते में सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया, ये कहकर के मेरा फोन रह गया है। वो दौड़ी, गाड़ी में गई, चेतन का पासपोर्ट फाड़ा और फेंक दिया। और फिर उसने मुंबई से वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट था नहीं केतन के पास। सिया को पुणे के पास ही लोहागढ़ फोर्ट पसंद आ गया। फिर लोहागढ़ में प्री वेडिंग शूट के लिए उसने कहा चलो ना यहां चलते हैं। दोनों कई बार लोहागढ़ किले पर गए, लेकिन मंगेतर सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। लोहागढ़ किले पर केतन शूट के लिए बेस्ट लोकेशन खोज रहा था और ये लड़की अपने होने वाले पति को ठिकाने लगाने की बेस्ट जगह तलाश रही। दोनों के देखो कैसे अलग अलग ड्रीम थे। एक चाहती थी कि कहां से धक्का दे बेस्ट होगा और एक चाहता था कि कहां से फोटो खींचे बेस्ट होगा। बीते 20 दिनों में 4 बार ये दोनों लोहागढ़ किले गए। 3 बार दोनों लोहागढ़ फोर्ट तक गए, लेकिन 18 जून को लोहागढ़ किले पर जब गए तो लौटा एक ही, वो लड़की सिया। केतन वहां से लौटा ही नहीं, क्योंकि सिया की साजिश वहां पर आरोपों के मुताबिक काम कर गई। केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर 400 फीट नीचे फेंक दिया, वहां उसकी मौत हो गई। अब मैं आपको बताती हूं कि सिया गोयल शातिर कितनी थी। केतन जब खाई से नीचे गिरा तो सिया ने घर पर फोन किया और कहा मम्मा पता नहीं क्या हो गया है। बदहवास होकर घर वालों को जानकारी दी और घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। केतन की लाश एक दिन बाद मिली, 19 जून को खाई में। और केतन की जिस दिन लाश मिली उस दिन सिया का बर्थडे था। उस बर्थडे के लिए केतन पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहा था। ये साथ में जो विजुअल चल रहे हैं इसमें देखना, ये देखिए, लड़का इतना मोहब्बत में डूबा हुआ कि उसके लिए बिल्कुल तमाम वो चीजें जो फिल्मों में दिखती है वो कर रहा है। फूलों की सजावट, केक, बलून, रोमांटिक सेटअप, ना जाने क्या क्या। और लड़की तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। इस वीडियो के कुछ ही घंटे बाद केतन की हत्या हुई। केतन की लाश मिलने के बाद भी सिया क्या कर रही थी पता है आपको? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो स्टेटस अपलोड कर रही थी, रो नहीं रही थी, डरी हुई थी। लोगों ने इसे शौक से बचाने के लिए कहा केतन को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। ये सुनकर भी सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। खैर, केतन के गमगीन परिवार ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। सब ऐसा लगा एक्सीडेंटल डेथ है, लड़का बेचारा हमारा गिर के मर गया है, बस बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद केतन की बहन सिया से मिलती है और वो अपने भाई के बारे में और डिटेल में कुछ जानना चाहती है। बस वहीं पर पकड़ी गई सिया। केतन की बहन ने उससे पूछा कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा ट्रैकर था। वो सवाल पूछ रही थी कि भाई ऐसा कैसे कर सकता है, भाई ऐसे कैसे गिर सकता है। और ये जो लड़की सिया, ये गोलमाल जवाब दे रही थी। बहन को शक हुआ, पिता के पास गई, पिता पुलिस के पास पहुंचे। जब पूरा का पूरा मामला खुला तो पता चला कि गड़बड़ कहां है। सबसे पहले लोहागढ़ फोर्ट के आसपास सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस को सीसीटीवी में दिखा कि सिया और केतन फोर्ट पर है। ठीक उसी समय हुडी पहने एक शख्स, ये दिख रहा है आपको, हुडी पहने एक शख्स उसके पीछे चल रहा था। अब ये समझिए आप, हुडी आप गर्मी में नहीं पहनते, कोई क्यों पहनेगा हुडी, फुल स्लीव्स और हुडी? पुलिस को शक हुआ, डिटेल खंगाले, पता चला कि नवंबर से मतलब एक नंबर जो है वो लगातार 18 जून से लेकर कुछ ऐसा जनवरी से लेकर 18 जून तक इस नंबर से सिया को 2004 कॉल गए। 238 घंटे बात हुई और पुलिस ने जब नंबर चेक किया तो पुणे का ही एक शख्स आया सामने, उसका नाम था चेतन चौधरी। केतन अलग, चेतन अलग, ओके।
चेतन चौधरी की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला 18 जून को उसकी लोकेशन लोहागढ़ फोर्ट पर थी ही नहीं, वो तो पुणे में उसके ऑफिस पर थी। पुलिस ऑफिस पहुंची, वहां पर लोगों से बातचीत करने लगी। फिर पता चला वहां पर एक मजदूर ने जो इस लड़के के साथ काम किया करता था, उसने बताया एक दिन भैया का फोन खराब हो गया था तो भैया मेरा फोन लेकर बाहर निकले थे। तो उससे पूछा कि तेरा फोन क्या है, नंबर बता। उस मजदूर से पूछा तो मजदूर ने अपना नंबर बताया। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो क्या निकला, उस फोर्ट की लोकेशन। वहीं से सारा भांडा फूट गया। केतन की हत्या जिस दिन हुई थी, उस मजदूर का फोन जो ये चेतन लेकर निकला था, उसकी लोकेशन वहीं थी। पुलिस पहले चेतन चौधरी और फिर सिया गोयल तक पहुंची, दोनों को गिरफ्तार किया। सारी कहानी सामने आ गई। ये लगातार प्लान बना रहे थे। पहला प्लान 31 मई को बना। केतन को धक्का दिया उस लड़की ने, लेकिन वो झाड़ी में गिर गया और सिया ने बहाना बनाया कि नहीं मैंने तो आपको इसलिए धक्का मारा क्योंकि पास में सांप था। लड़के ने जाकर घर पर बताया परिवार को कि अगर ये लड़की ना होती तो मैं मर गया होता, वो तो सांप की वजह से उसने मुझे धक्का दिया, मैं बच गया। ऐसे उसने बहुत प्लानिंग की थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि बहन, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो घर पे बता देती ना, हत्या क्यों की? क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं था? रिश्ता तोड़ देती, शादी से इनकार कर देती, घर वालों का विरोध कर देती, दोनों बालिग थे, पुलिस की मदद ले लेती। सबसे कड़ा कदम उठाना था तो भाग जाती। लेकिन किया क्या? एक बच्चे की हत्या, 26 साल के लड़के को धक्का दे दिया। यानी मोहब्बत थी ही नहीं, मोहब्बत के नाम केवल साजिश चल रही थी। अब एक और सवाल है, आखिर ऐसा खौफनाक वारदात हो क्यों रही है? इसके पीछे क्रिमिनोलॉजी है, साइकोलॉजी है। सबसे पहले आता है डबल लाइफ सिंड्रोम। क्या, कौन सी लाइफ सिंड्रोम? डबल लाइफ, डुअल लाइफ सिंड्रोम। जब कोई इंसान एक साथ दो रिश्ते जी रहा होता है, दो जिंदगियां जी रहा होता है। दूसरा है रिश्ते से बाहर निकलने का डर। तीसरा है ऑब्सेसिव रिलेशनशिप, यानी जब प्रेम स्वस्थ भावना ना रहकर जुनून बन जाता है। चौथा है शॉर्टकट मानसिकता। कुछ अपराधियों को लगता है कि हत्या करके समस्या का दी एंड हो जाएगा, लेकिन सच उल्टा होता है। एक हत्या कई सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये जो जेनजी का दिमाग रील की तरह रियल लाइफ को लेकर चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है। कुल मिलाकर दो लोगों के प्यार में किसी तीसरे का आना, किसी तरह का शक या चीटिंग होना हत्या की वजह बन जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर किसी रिश्ते में आपकी सहमति नहीं है तो कहिए। माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों से बात कीजिए। अपने दिल पर हाथ रखिए। आप लोग तमाम पेरेंट्स अपने दिल पर हाथ रखिए और ये पूछिए अपने आप से कि आपके बच्चों से आखिरी बार लगभग 20 से 30 मिनट बैठकर आपने कब बात की? 1-2 मिनट नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया, उठ गए चले गए, हो गया। 20 से 30 मिनट आपने अपने बच्चों के साथ आंखों में आंखें डालकर सुकून मोहब्बत से कब बात की? ओपन पेरेंटिंग के चक्कर में अकाउंटेबल पेरेंटिंग को प्लीज मत भूलिए। पुणे के किले से जो गिरा है, सिर्फ एक युवक नहीं है, एक भरोसा गिरा है, इंसानियत गिरी है। और फिर एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या आज रिश्तों में प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है? क्या अब रिश्ते निभाने की जगह रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए मौत जैसा रास्ता चुना जा रहा है, हत्या जैसा? वो एक शेर है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आपसे भी ये गुजारिश है। और अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर आपके सामने रखेंगे। 2 साल, 12 मजदूर, दूना पत्तल फैक्ट्री में नर्क जैसी जिंदगी। जिसका भी कलेजा और दिल कमजोर है वो इन तस्वीरों को ना देखे। ना सैलरी, ना आराम, 24 घंटे काम,
नींद आने पर दनादन कोड़े, कान काटा, पसली तोड़ी, मार तक डाला। स्लेव फैक्ट्री में रूह कपा देने वाला टॉर्चर हो रहा था इस देश में। यकीन मानिए, ये सुनकर आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना, सबसे नाजुक जो हिस्सा है आपका दिल, वो कांप जाएगा। क्योंकि जिस देश में लेबर लॉ है, पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, उस देश में एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप लोग सोच में पड़ जाए। कैसे दरिंदे लोग हैं, इंसान नहीं शैतान है। क्योंकि जो इन्होंने किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। 2 साल तक ये टॉर्चर ये मजदूर झेलते रहे। क्या मानसिक इनकी स्थिति रही होगी, एक तस्वीर दिखा रही। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, हमारे देश में 19वीं सदी में अंग्रेजों ने गुलामी प्रथा को बाकायदा कानून बनाकर खत्म कर दिया था। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, इसके तहत किसी को गुलाम बनाना दंडनीय अपराध था। और स्वतंत्र भारत में भी 9 फरवरी 1976 को द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट यानी बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया, ताकि हमारे देश में कोई किसी को ना तो गुलाम बना सके ना बंधुआ मजदूर करवा सके। आजकल जब आप किसी को कहते हैं ना, कोई आपके साथ एक्स्ट्रा काम करवा देता है, 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा खड़ा करवा देता है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं तेरा बंधुआ मजदूर थोड़ा ही हूं। क्योंकि वो एम्पावरमेंट इस देश के संविधान ने आपको दिया था। लेकिन 2 दिन पहले यानी 22 जून को यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में पुलिस ने एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां के मजदूरों को देखकर पुलिस की रूह कांप गई। उस दोना पत्तल फैक्ट्री में 2 साल से 12 मजदूर कैद किए गए थे। कितने मजदूर? 12 मजदूर। 24 घंटे उनसे काम करवाया जाता, 24 घंटे मशीन चलती थी, दोना पत्तल लगातार बनते रहते। 12 इंसान मशीन के साथ मशीन बने हुए थे। वो मशीनें कभी तो बंद हो जाती होंगी, लेकिन अगर ये रुक जाते तो इनको भाले से इनके शरीर को चुभोया जाता था। अगर थकावट के मारे, भूख के मारे काम करने से मना कर देता कोई मजदूर, या काम करते वक्त किसी मजदूर को नींद आ जाती, तो आपको पता है क्या होता? उस पर कोड़े बरसाए जाते। काम करने से मना करने पर बर्छा गर्म करके उसकी चमड़ी पर दाग दिया जाता। खाना मांगने पर सिर पर डंडे मारे जाते। इस फैक्ट्री में कई मजदूरों को टॉर्चर करके मार डाला गया। और जब पुलिस ने एक मृतक मजदूर की पहचान की, भाला, बेल्ट, डंडे से मजदूर की बेहिसाब पिटाई उधर मिली। इतनी मार पड़ती थी कि कई मजदूरों की पसलियां भी टूट गई और टूटी पाई गई। फैक्ट्री से कोई मजदूर भाग ना पाए, उसके लिए 2 खतरनाक पिट बुल डॉग पाले गए थे, ताकि वो जानवर उन्हें नोच डाले। इन मजदूरों को 24 घंटे काम के बदले खाने में क्या मिलता था, ये जानना चाहेंगे आप? जानवरों को खाने वाले चोकर की 4 सूखी रोटी मिलती थी, उस पर नमक, लाल मिर्च खाने में दे दिया जाता था। इतना टॉर्चर तो अंग्रेजों ने भी जेलों में नहीं किया था। कैदियों को भरपेट भोजन दे देते थे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने क्या कुछ बताया है, अब मैं नहीं, उनकी जुबानी सुनिए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। मुजफ्फरनगर में स्लेव फैक्ट्री की हिला देने वाली कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे और ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा मन में कि आखिर ये मजदूर उस फैक्ट्री में कैद हुए तो हुए कैसे भैया? फैक्ट्री मालिक का नाम भी आप जानना चाहेंगे, ये कौन लोग थे ये भी आप जानना चाहेंगे।
फैक्ट्री मालिक का नाम बता दूं, प्रमोद बालियान। ये दोनों हैं, देख लीजिए इन दोनों को। बेटे का नाम है अंकित बालियान। मॉडस ऑपरेंडाई क्या थी, ये मजदूरों को फंसाते कैसे थे। दोनों फैक्ट्री मालिक, एक तो अंकित बालियान और दूसरा वाला, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोगों को पकड़ते थे जो थोड़ा परेशान दिखते थे, रोजगार की तलाश में भटक रहे होते थे। अंकित बालियान मजदूरों को फैक्ट्री में काम देने का लालच देता, मजदूरों को 12,000 सैलरी, 3 टाइम खाना, 8 घंटे ड्यूटी का छलावा देता, मजदूरों को भरोसा देता कि फैक्ट्री में रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, वो भी मुफ्त है। मजदूर भी सोचते कि यार जिस तरीके की बातें ये बता रहा है, पूरी सैलरी बच भी जाएगी, खाने को भी मिल जाएगा। अंकित के साथ वो लोग फैक्ट्री में चले जाते। फैक्ट्री में घुसते ही मजदूरों का मोबाइल और उनका आधार कार्ड ले लिया जाता, उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया जाता और फिर ये खेल शुरू होता। एक बार कोई मजदूर इस फैक्ट्री में कदम रख देता तो फिर बाहर निकल ही नहीं पाता, दुनिया देख ही नहीं सकता बाहर की। अब आप सोचिए, 2 साल से 13 मजदूर इस फैक्ट्री में कैदियों और गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, नर्क वाला टॉर्चर झेल रहे थे। 2 दिन पहले मौका देकर एक मजदूर इस फैक्ट्री से भाग निकला, सीधे थाने पहुंचा और वहां जाकर उसने पुलिस को सारी बात बता दी। इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को साथ लेकर इस फैक्ट्री पर छापा मारा और 12 मजदूरों को निकाला। इस मजदूर को किस लेवल का टॉर्चर करने को मिला वो आप देख लीजिए। ये डंडे, बेल्ट और बर्छा आपको दिखाई दे रहा है। अब उन मजदूरों को सुनिए आप, वो आपको बताएंगे क्या हुआ उनके साथ। और जब पैसा मांगते थे तो ये पीटने स्टार्ट करते थे। जो करेले रोटी थी और सब्जी नहीं देते थे, नमक और लाल मिर्च के साथ खाना पड़ता था ये हमें। नींद आने पे बेल्ट बजाया जा रहा था सर, तो बेल्ट और डंडे मारे थे। नींद आने पे वो बहुत मारते थे, बहुत सताया सर, हमें बहुत तड़पाया। बुरी तरीके से मारते थे, लातों से, बेल्टों से और डंडों से। घर से पहन के आए थे जोड़ी, हाँ। वही पहने रहते थे, कपड़े पे कुछ नहीं मिलता था। सर हम खुद का बहुत धन्यवाद करते हैं, हाँ। कि उनके बच्चे सदा शुक्र है, हमें नया जीवन दान दिया उन लोगों ने। आपने देखा ना, ये मजदूर बता रहे हैं, किसी ने कान दिखाया, किसी ने अपने हाथ दिखाया। इन मजदूरों की पूरी पीठ आप देखिए, छिली हुई पीठ है। एसएसपी बता रहे हैं कि कई मजदूरों की तो पसलियां टूटी हुई पाई गई। मतलब ऐसी मार पड़ी इन बेचारों को, लाचारों को, कि सुनकर होश उड़ जाए। 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहे थे। सोचिए क्या सजा मिलनी चाहिए इन बाप बेटों को। इन मजदूरों के बीच जगदीश नाम का एक ऐसा मजदूर है जिसने सच में जुल्म की इंतहा झेल ली। उसकी हालत देखिए आप, बेल्ट से इतना मारा गया, इसका कान कटकर लटक गया। ये देखिए आप, जगदीश की एक हथेली सूजी हुई है, हो सकता है कि उसकी हथेली में फ्रैक्चर हो। ये सभी 13 मजदूर 2 साल से अपने घर वालों से बात नहीं कर पाए। इनके घर वालों को पता ही नहीं था कि उनका बेटा या भाई या भतीजा कहां है। कुछ परिवारों ने इनको मरा हुआ मान लिया, कुछ परिवारों ने पागलों की तरह इन्हें शहर शहर ढूंढा। एक मजदूर की मां जब 2 साल बाद अपने बेटे से मिली तो उसने क्या कहा आप सुनिए। 1 जनवरी की बात करने के लिए हम तरसते रहे, मगर मेरी बात हुई नहीं, आज तक बात नहीं हुई। हम रोते रहे, बड़बड़ाते रहे, चारों तरफ लौटते रहे, भागते रहे, हमारी बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अब परसों वाले दिन जब हमें यहाँ से किताबें थाने से गए फोन, तब मेरी बात हुई, तो थोड़ी तसल्ली हुई, तब हम आज यहाँ पर आए हैं। हर बार पुलिस को हम लोग कटघरा में खड़ा करते हैं ना, आज आप सबको मुजफ्फरनगर पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए, उनके सम्मान में अदब से सलाम करना चाहिए। ताली बजाने वाला काम किया है और ऐसी ड्यूटी निभाई है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर पुलिस को सैल्यूट कर रहा है। अगर हमारी पुलिस ऐसे ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए तो यकीन मानिए पुलिस के बारे में लोगों का नजरिया बदल जाएगा। सोचा है कभी, आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। क्या आप जानते हैं, लगातार लेन बदलने और बार बार ब्रेक और एक्सेलरेशन से गाड़ी का माइलेज गिर जाता है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक दावा किया है कि लेन में गाड़ी चलाने से हर महीने 10% तक फ्यूल बचा सकते हैं आप। अब मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी का हर महीने पेट्रोल का खर्च 10,000 रुपए है। अगर ठीक तरीके से लेन ड्राइविंग की आपने तो आप 10% की बचत कर सकते हैं।
एक महीने में 1000 रुपए की बचत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 500 गाड़ियां भी नियम का पालन कर लेती है, उसमें से आप, मैं और अपन सब न्यूज की पाठशाला के लोग, तो महीने के 5 लाख रुपए बच सकते हैं और एक साल में ये रकम हो जाएगी 60 लाख रुपए। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है, कोशिश कीजिए। घंटी बज गई है, यानी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आने का वक्त भी तो सुन लीजिए। 8:50 न्यूज की पाठशाला में मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।